हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो 2025 में पूछा गया था। तो उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में भी हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जो पूरा हो जाएगा तो ठीक है एक वीडियो में, नहीं तो 2 वीडियो बनाना पड़ेगा इसका भी। तो 5 क्वेश्चन हो गया था, 6वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो 6वां क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख रहे हैं, बिंदुओं 0 0 A0 0 B से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है आपको। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो 3 बिंदु से होकर जा रहा है। वो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। तो हालांकि यहाँ पर एक बिंदु 0 0 दे दिया है तो थोड़ा आसान हो गया है ये। अगर 0 नहीं दिया गया होता तो थोड़ा सा लेंदी होता। तो आपको बताया गया है स्टूडेंट, जब 3 बिंदु आपको दिए गए हों और बोल दिया है कि वृत्त से पास कर रहा हो, तो वृत्त का समीकरण निकालना आपको सिखाया गया है। तो क्वेश्चन आ गया तो हम इसको सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू में, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है ना। तो माना वृत्त का समीकरण, माना वृत्त का समीकरण हम क्या मानते हैं? वृत्त का समीकरण में, वृत्त के समीकरण में हम क्या मानते हैं स्टूडेंट? जनरल इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो यहाँ पर हमको जो अननोन है, जैसे g है, f है और c है, तो इसमें g f c का मान निकाल करके इसी में रखा जाता है। तो जिसके लिए जी एफ सी निकालने के लिए 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं कि ये लाइन, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो लिख रहा हूँ वही बात, वृत्त 1 किन किन बिंदुओं से पास कर रहा है? बिंदु 0 0 दिए गए हैं आपको, बिंदु 0 0 A0 तथा 0B से होकर गुजरती है। अब मैं इसको ढक लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हो गया। तो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, तो ये तीनों बिंदु क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो जब 0 0 से पास करेगा तो हम इस इक्वेशन में s की वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। देखिए क्या आता है, तो 0 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2g इंटू 0, और यहाँ पर 0 रखेंगे y के जगह पे तो 2f इंटू 0 प्लस c बराबर 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो c का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो c का वैल्यू 0 आ गया। तो यही वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो यही वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 में c का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो समीकरण 1 बन जाएगा हमारा s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर 0। c का वैल्यू 0 रखी है हमने। तो ये नया समीकरण बन गया जिसको हम समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। अब ये वृत्त वही वृत्त है, लेकिन जब 0 0 अप्लाई कर दिया गया तो कांस्टेंट हो गया 0। अब A0 से पास कर रहा है, A0 से पास कर रहा है, तो यहाँ पर हम s के जगह पे a रखेंगे, s के जगह पे a रखेंगे और y के जगह पे 0 रखेंगे इसमें। तो s के जगह पे जब a रखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस y के जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gx का वैल्यू a हो जाएगा, 2fy का वैल्यू 0 बराबर 0। सिंप्लीफाई किया जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ga और ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? g का वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। तो जब g का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2ga बराबर कितना हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर। तो g बराबर क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो a से 1 काटेगा तो ऊपर सिंपली माइनस a बचेगा। तो g का वैल्यू क्या बचा? माइनस a/2 बचा। तो g का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया, है कि नहीं? g का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अब तीसरा पॉइंट 0b जब रखेंगे तो एक और वैल्यू निकल जाएगा,
तो अब हम 0b रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, यानी s के जगह पे 0 और y के जगह पे b। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, 0 का स्क्वायर प्लस y के जगह b, तो b का स्क्वायर प्लस 2gx, x के जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, प्लस 2fy, y के जगह पे क्या रखेंगे b रखेंगे, 2f y के जगह पे b बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस 2fb बराबर 0। हमको f का वैल्यू निकालना है, तो 2fb बराबर माइनस बी स्क्वायर, तो f बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, तो b से b कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली f बराबर क्या बचा, माइनस b अपॉन 2 बचा। सिंपली f का वैल्यू क्या बचा, माइनस b अपॉन 2 बचा। अब स्टूडेंट सी जी एफ इन तीनों का वैल्यू निकल गया, तो समीकरण नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमको अपना वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए जी एफ सी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट किया जाए। तो जी एफ सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी का वैल्यू क्या है माइनस a/2, जी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, जी का वैल्यू हम निकाले हैं माइनस a/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई। तो एफ का वैल्यू क्या है माइनस b/2, तो यहाँ पर माइनस b/2 रख रहे हैं, और वाई हो गया, और सी का वैल्यू जानते हैं, सी का वैल्यू 0 निकल गया था हमारा, सी का वैल्यू 0, तो 0 बराबर 0। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाए स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स, और ये हो जाएगा क्या माइनस बी वाई, और ये तो 0 है तो बराबर 0। ये हमारा वृत्त का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त का अभीष्ट समीकरण, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आप राइट डाउन कर लीजिए, और एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं, आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा, 3 पॉइंट आपको दिया रहेगा और कहेगा कि ये वृत्त जो है 3 पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, पहले व्यापक समीकरण मानेंगे, उसके बाद बारी बारी कर करके ये पॉइंट उसमें रखेंगे और सिंप्लीफाई करके 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन से हम जी एफ सी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जब जी एफ सी का वैल्यू निकल जाएगा तो समीकरण नंबर 1 में पुनः हम रख देंगे। तो रखने के बाद देखो जी एफ सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखे हुए उसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, अति परवलय हाइपरबोला। अति परवलय हाइपरबोला क्या है, एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0 का अभिकेंद्रता ज्ञात करना है, मतलब इसेंट्रिसिटी ज्ञात करना है। एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है आपको, और उसका इसेंट्रिसिटी आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। तो दिया गया अति परवलय, दिया गया अति परवलय मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है और इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा है। तो क्या दिया गया हाइपरबोला, एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0। अति परवलय दिया गया है आपको, यहाँ से आपको इसका इसेंट्रिसिटी मतलब अभिकेंद्रता निकालना है। उत्केंद्रता भी बोला जाता है हिंदी में।
तो देखिए कैसे ये होगा। तो यस स्क्वायर माइनस, देखो 2s का टर्म आ गया है तो इसका मतलब यस परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हम 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, -4y² बराबर 0। और देखो यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये तीनों टर्म मिला करके x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये -4y² है, 4 ये वाला टर्म, और -1 को मैं बराबर के उधर ले जा रहा हूँ तो +1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये हमारा हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 1, और ये हो जाएगा y² अपान 1/4 को नीचे ले जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम सिंपली 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये 1/2 का स्क्वायर है। तो समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ। अब समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, s² अपान a² प्लस y² अपान b², प्लस नहीं ये माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि हाइपरबोला है, इज इक्वल टू 1। इससे जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, अतिपरवलय के व्यापक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a² का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और b² का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आपको निकालना क्या है, उत्केंद्रता निकालना है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। तो यहीं से उत्केंद्रता निकलेगा। तो b² का वैल्यू क्या है, 1/4 है, a² का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 माइनस e²। तो 1 माइनस e² इज इक्वल टू 1/4। तो e², थोड़ा सा फार्मूला गड़बड़ा गया है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 1 माइनस e² नहीं होगा, e² माइनस 1 होगा। ये जो है इलिप्स का फार्मूला है, और मुझे यहाँ पर क्या लगाना था, हाइपरबोला का फार्मूला लगाना था। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं e² माइनस 1 कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर e² माइनस 1 कर देना है, या फिर यहाँ से चाहे तो -1 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, e² माइनस 1, क्या हो गया ये, e² माइनस 1। तो किसका वैल्यू निकलेगा, e² माइनस 1 का वैल्यू। अभी ध्यान दिए हैं। तो फार्मूला क्या है हाइपरबोला के लिए, b² बराबर a² इंटू e² माइनस 1, ये फार्मूला है। मैंने इलिप्स का फार्मूला लगा दिया था। तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है इसमें। तो जब e² का वैल्यू निकालेंगे तो -1 उधर जाएगा, तो 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो e² इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस 1, 5/4। तो e का वैल्यू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5 का अंडर रूट, और 4 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो e का वैल्यू देखिए प्लस माइनस करके आया है, और हमने पढ़ा है कि e का वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो रेशियो होता है, तो रेशियो निगेटिव होता नहीं है। तो e का वैल्यू √5/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। निगेटिव साइन छोड़ देंगे। तो जो दिया गया अतिपरवलय था उसका हम लोग इसी तरीके से इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था ये। एक बार और समझ लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपरबोला को उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद a² b² कंपेयर करके निकालेंगे। उसके बाद ये जो मेन फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करके इसेंट्रिसिटी निकालेंगे हम लोग। अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अगला देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दीर्घवृत्त इलिप्स का क्वेश्चन आ गया है। पिछले बार हाइपरबोला क्वेश्चन था, इस बार इलिप्स का क्वेश्चन आ गया है। इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, लेटस रेक्टम का लंबाई पूछा है, नाभिलंब की लंबाई पूछा है। 3s² प्लस y² माइनस 12 बराबर 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। 8वां सॉल्यूशन दिया गया इलिप्स, दिया गया दीर्घ वृत्त। स्टूडेंट दीर्घवृत्त क्या दिया गया है हमको, 3s² प्लस y² माइनस 12 बराबर 0। 3s² प्लस y² माइनस 12 बराबर 0, ये दीर्घवृत्त दिया गया है। इसी का हमको नाभिलंब निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में बदलेंगे ना, दीर्घवृत्त के व्यापक समीकरण, दीर्घवृत्त के व्यापक समीकरण।
तो 3x² प्लस y² माइनस 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। आप जानते हैं दीर्घवृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है राइट साइड में 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए हम 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, 3x² 12 हो जाएगा और यहाँ y² 12 हो जाएगा और यहाँ 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 3 से काटेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, तो x² 4 y² 12 बराबर 1। अब ये दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1। इसकी तुलना किससे करेंगे, x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1, इससे करेंगे, है कि नहीं। तो a² का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, b² का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, a² का वैल्यू 4, b² का वैल्यू 12 आ गया। जब तो हमको क्या करना है, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो बातें ध्यान देनी है। दो तरह का इलिप्स होता है, एक जब a² ग्रेटर देन b² हो तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जब a² इज ग्रेटर देन b² हो तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है, कुछ इस टाइप का। थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इलिप्स देख लीजिए, ऐसे बनेगा। और जब b² का मान ग्रेटर देन a² हो तो जो इलिप्स बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, कुछ इस टाइप का। तो y एक्सिस पर ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, ये वाला इलिप्स बनेगा। और दोनों केस में नाभिलंब निकालने के फार्मूले अलग अलग होते हैं। तो इस वाले केस में जब आप नाभिलंब निकालेंगे तो नाभिलंब को यल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 2b² a लगेगा यहाँ पर। जब ये वाला केस रहे तो नाभिलंब की लंबाई 2b² a रहेगा, और जब ये वाला केस रहे तो नाभिलंब की लंबाई यल डैश बराबर क्या रहेगा, 2a² b रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये वाला केस है तब ये वाला फार्मूला, अगर ये वाला केस है तो ये वाला फार्मूला। तो पहले केस पहचानिए कौन सा केस है। तो यहाँ b² का वैल्यू 12 है, a² का वैल्यू 4 है, तो b² ग्रेटर देन a² है, यानी वर्टिकल इलिप्स की बात किया है, यानी सेकंड वाला बात किया है, सेकंड केस वाला बात किया है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगा, तो नाभिलंब की लंबाई, यहाँ पर गलती हो जाता है स्टूडेंट से, ध्यान दीजिएगा। कौन सा इलिप्स की बात किया है, वर्टिकल इलिप्स की बात किया है। तो यल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2a² b। तो 2 इंटू a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू 4 है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो √12 हो जाएगा, √12 हो गया। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो 12 4 3 12, 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ऊपर 4√3/3। ये हमारा आंसर हो गया, 4√3/3 ये हमारा नाभिलंब की लंबाई हो गया। लंबाई है तो इसको मैं यूनिट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो भी यूनिट आएगा, यूनिट मतलब सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर, फिट में होगा तो फिट। तो यूनिट हमने लिख दिया है, तो 4√3/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कौन सा केस है, वर्टिकल वाला इलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में अलग फार्मूला, नाभिलंब की लंबाई निकालने में पूरा फार्मूला चेंज हो जाता है। चाहे फोकस पूछे, चाहे नाभिलंब की लंबाई पूछे, चाहे मेजर एक्सिस पूछे, चाहे माइनर एक्सिस पूछे, दोनों केसेस में फार्मूले अलग अलग हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है। चाहे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे, ठीक है ना, सब कुछ दोनों केस में अलग अलग होता है। तो केस को पहचानना इम्पॉर्टेंट है। तो 8 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों देख लेते हैं। पेज तो भर गया, एक पेज निकालना पड़ेगा हमको। तो दो 3 मिनट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं उसको देख लेता हूँ। 3 मिनट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु -2 से होकर जाने वाली और रेखा 3x + 4y = 5 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो कुछ ऐसा कुछ पूछा है कि पहले मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। तो 9 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिंदु -2 से जाने वाली, -2 से जा रही है और इस रेखा पर लंब है, तो उस रेखा का समीकरण हमको निकालना है।
तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। -2 3 ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से वो रेखा जा रही है, मान लो ये रेखा हो, तो इस रेखा का समीकरण हमको निकालना है। तो ये रेखा किस पर लंब है? दी गई रेखा पर लंब है। वो रेखा कौन सी है? वो रेखा हमारा ये है 3x + 4y = 5। 3x + 4y = 5। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। मतलब हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो -2 3 से होकर जा रही है और इस रेखा पर क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। तो स्टूडेंट किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर जो हमको चाहिए, अगर पॉइंट दिया गया है तो हम उसको स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप अगर जो निकल जाए इस लाइन का, मैं लिख दे रहा हूँ, तो चलो ये लाइन हमारा L1 हो गया, और जिस लाइन का इक्वेशन हमसे पूछा है उसको मैं L2 मान ले रहा हूँ। यानी L2 का इक्वेशन निकालना है, तो L2 पर पॉइंट दिया गया है, तो L2 का हमको स्लोप चाहिए। तो L2 का स्लोप हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम L1 का स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ L1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ L1 का पहले ढाल निकालेंगे। तो 3x + 4y = क्या है? 5 है। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा? -3x + y हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -3/4 x + 5/4 हो जाएगा। तो स्लोप कितना हो गया? -3/4 हो गया है कि नहीं? जो यश गुणांक होता है वही हमारा स्लोप होता है। तो जो पहला लाइन है, ठीक है ना, L1, उसका स्लोप मैं M1 मान ले रहा हूँ। तो M1 बराबर क्या आ रहा है? -3/4 आ रहा है। और दूसरे का स्लोप जिसका हमको निकालना है इक्वेशन, उसका स्लोप हम M2 मान लेते हैं। M2 मान लेते हैं। अब चूँकि हम जान रहे हैं कि दोनों लाइनें क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। ये कंडीशन हमने बताया था कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनका जो स्लोप होता है, उनका प्रोडक्ट -1 होता है। M1 × M2 = -1। और जब पैरेलल होता है तो दोनों स्लोप बराबर होते हैं। ये दो केसेस चल रहा था क्लास में। तो M1 पता है तो M2 निकल जाएगा यहाँ से। तो M1 का वैल्यू क्या है? -3/4। तो -3/4 यहाँ पर रख रहे हैं, इंटू M2 = -1। देखो माइनस दोनों साइड का है तो माइनस कट जाएगा, 3/4। M2 = 1 आ जाएगा। तो M2 बराबर क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। और पॉइंट क्या दिया गया? अब दूसरी लाइन का स्लोप निकल गया। ये क्या है? दूसरी लाइन का ढाल है, दूसरी रेखा का ढाल है ये। अब दूसरी रेखा का जब ढाल पता चल गया और पॉइंट दिया गया तथा बिंदु क्या है? -2 3। यानी इसका ढाल भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, और पॉइंट तो दिया ही गया था। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से, यानी बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y1, स्लोप क्या है? M2 x - x1। तो y - y1 क्या है? 3, और M2 क्या है? M2 4/3 है। x - x1 क्या है? -2। तो -2 यहाँ पर रख देंगे। तो y - 3 = 4/3 x + 2। इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से गुणा करो तो 3y 3 × 9 और 4x + 4 दूनी 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, 4x 3y को उधर ले जाओ तो -3y, -9 को उधर ले जाओ तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 = 0। ये अभिष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार और समझा दे रहे हैं स्टूडेंट, कैसे अप्रोच किए हैं क्वेश्चन को। जैसे पॉइंट दिया गया है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा था कि ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से रेखा जा रहा है और इस रेखा पर लंब है, तो उसका समीकरण निकालना है।
तो अगर इस रेखा का हमको समीकरण निकालना है, तो अगर इसका पॉइंट पता चल जाए इस रेखा पर और इसका स्लोप पता चल जाए तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट पता था हमको, स्लोप हमको निकालना था, तो स्लोप हमने इसके हेल्प से निकाला है। तो पहले इसका स्लोप निकाला है, m1 मान लिया, और जिसका स्लोप निकालना है उसका m2 मान लिया हमने। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से हमने m2 निकाल लिया, तो हमको स्लोप पता चल गया जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए, और पॉइंट दिया ही था। तो इन दोनों को का क्या था, बिंदु ढाल रूप से हमने, यानी इस फार्मूले से, ये क्या है, एक तरह का फार्मूला है, तो इस फार्मूले में रख करके हमने क्या कर दिया, इक्वेशन निकाल लिया। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, हो जाएगा यहाँ पर 10वें का सॉल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ। यदि नाभियों के निर्देशांक ±5 जीरो हैं और शीर्षों के निर्देशांक ±13 जीरो हैं, तो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस टाइप का हमारा एलिप्स है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नाभियों के निर्देशांक क्या है, ±5 जीरो, इसका मतलब ये -5 जीरो है और ये 5 जीरो है। और शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए हैं, ±13 दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों शीर्ष होते हैं। ये 13 जीरो हो गया, -13 जीरो, और ये क्या हो गया, 13 जीरो हो गया। तो किस तरह का इलिप्स है ये, तो यहाँ पर जो इलिप्स होता है, नाभि क्या होता है, AE जीरो, और यहाँ पर -AE जीरो, और ये पॉइंट क्या होता है, -A जीरो, और ये पॉइंट क्या होता है, E जीरो। तो इससे कंपेयर करेंगे आप स्टूडेंट, तो A का वैल्यू आपको समझ में आ रहा है कंपेयर करने का। A का वैल्यू कितना है, 13 हो गया। A का वैल्यू कितना है, 13। A का वैल्यू कितना है, 13, और A इंटू E का वैल्यू कितना है, नाभि AE जीरो है और नाभि 5 जीरो है, तो A इंटू E का वैल्यू 5 हो गया। तो A का वैल्यू जैसे यहाँ 13 रखेंगे, 13 इंटू E बराबर 5, तो आपका E का वैल्यू निकल जाएगा 5/13। तो E का वैल्यू निकल गया 5/13। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो फार्मूला लगेगा B² = A² इंटू 1 - E²। तो यहाँ पर A और E का वैल्यू रखेंगे तो B निकल जाएगा, तो B² हो जाएगा A² मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और 1 - E² का मतलब 5/13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। 13 स्क्वायर से गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर कट जाएगा, जैसे 13 स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। 13 का स्क्वायर मतलब 169, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 169 में से 25 गया तो 144 बचेगा, तो B² बराबर 144। तो इस केस में वृत्त क्या होता है, वो दीर्घवृत्त क्या होता है, S²/A² प्लस Y²/B² = 1 होता है। तो इसी में हम A² और B² का वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखो स्टूडेंट, तो S²/A², A का वैल्यू 13 है, तो A² क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, तो Y²/B², B² का वैल्यू क्या है, 144, तो 144 बराबर 1। यही हमारा अभिष्ट वृत्त का, दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। अभिष्ट दीर्घवृत्त का मतलब इलिप्स का समीकरण हो गया। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप बात, सबसे पहले हमने क्या किया है, कंपेयर करके A का वैल्यू निकाल लिया कि A का वैल्यू 13 है, तो A इंटू E का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, तो उसमें A का वैल्यू रख करके हमने इसेंट्रिसिटी निकाल दिया। और जब A का वैल्यू निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, तो हमने B का वैल्यू निकाल लिया। तो A और B का जब वैल्यू निकल गया, तो वृत्त के व्यापक समीकरण हॉरिजॉन्टल वाले केस में हमने रख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 10 के 10 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो चुके हैं। 2 वीडियो लगा है, तो दोनों ही वीडियो में देख लीजिएगा। 2 वीडियो लग गए हैं 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये 10 क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया था, ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन राइट डाउन कर डालिए, सारा सॉल्यूशन अच्छे से समझिए।
नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। अगले वीडियो में 2024 और 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।